नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट शफी जी से, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एलायंस में हैं और साथ ही मंगलौर से 4 बार के सभासद हैं सिटिंग। शफी जी, सबसे पहला हमारा सवाल है आपसे कि आप एलायंस पार्टी में हैं, आपका गठबंधन है बीजेपी से, तो आप टिकट की बहुत ज़्यादा दावेदारी कर रहे थे और टिकट मांग भी रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने एक नया खेल खेल दिया है कि करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर सीट से ला दिया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि माननीय रामविलास पासवान जी जो पद्म भूषण प्राप्त है, हमारी पार्टी के जो संरक्षक रहे हैं और संस्थापक रहे हैं, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, मैं उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और काफ़ी वर्षों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो जो एनडीए का अलायंस है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने यहाँ जब ये मंगलौर में विधानसभा सीट जो है रिक्त हुई थी माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी जी के जाने पर, तो मैंने भाजपा पार्टी से एनडीए का अलायंस होने के नाते इस सीट से भाजपा से टिकट मांगा था कि वह एनडीए का अलायंस होने के नाते गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुझे मंगलौर विधानसभा सीट से अपना कैंडिडेट बनाए और मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ाने का काम करें। मैंने तमाम प्रदेश के संगठन में भी और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सबको इस बात से अवगत कराया कि मेरी इच्छा है कि मैं एनडीए अलायंस की तरफ से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, एनडीए के अलायंस की तरफ से, एक गठबंधन धर्म को निभाने की ओर से मैं एक कैंडिडेट बनकर बीजेपी अलायंस का, एनडीए अलायंस का कैंडिडेट बनकर इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का कार्य करूं। लेकिन मैंने तमाम प्रयास किए इस संबंध में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और न ही कोई इस तरह की कोई बात हुई कि भाई इस संबंध में हम सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि हक हमारा है लड़ने का, और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति है जो मंगलौर उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा पार्टी को सीट निकाल कर दे सकता है, तो वो मैं हूँ और मैं ही उनको ये सीट निकाल कर दे सकता हूँ, क्योंकि 40 साल से मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ये सीट जो है बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं प्राप्त हो पाई है। तो मैं ये सीट उनको निकाल कर देना चाहता था, लेकिन शायद बीजेपी के आला कमान और हाईकमान को ये चीज़ मंजूर नहीं है और उन्होंने एक एंड टाइम पर सबको दरकिनार करते हुए एक बाहरी राज्य के जो माननीय करतार सिंह भड़ाना जी हैं और जो वो कई बार सांसद रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, उनको यहाँ से टिकट देने का काम भाजपा ऐसा आप इसी बात से नाराज होके, अगर तो सूत्रों की माने, तो आप लोक जनशक्ति पार्टी को भी छोड़ रहे हो, जबकि इतने बड़े पद हैं आपके पास। देखिए, जब पद बड़ा नहीं होता, मान प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है। जब किसी पार्टी में, किसी से गठबंधन में मान प्रतिष्ठा नहीं मिले, तो उस मान प्रतिष्ठा के सामने पद कुछ नहीं होता, तो ऐसे पदों को त्याग देना चाहिए। तो मैं भी ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं इस मंगलौर उपचुनाव से कैंडिडेट बनाया जाता है, तो मैं अपने राजनीतिक पदों से अपने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हुए अगला स्टेप उठाऊंगा, क्योंकि जहाँ मान सम्मान नहीं है, अगर गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हमारा मान सम्मान नहीं है, तो फिर गठबंधन में रहने से क्या फ़ायदा। सभी जी, आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो मान सम्मान आपका लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं हुआ, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें आपका मान सम्मान होगा और आपकी बात को सुना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी, मैंने कहा एनडीए अलायंस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पशुपति कुमार पारस जी ने, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार साहब ने मेरे कई लेटर यहाँ एक आवास के लिए भी, प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते आवास के लिए भी और सुरक्षा देने के लिए भी, और सरकार में किसी भी आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए 2 साल पहले लेटर भेजे थे, लेकिन उन्होंने उस पर आज तक भाजपा गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे सफी जी, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो गठबंधन में अगर जो बात करी जाए, तो जो गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी नहीं निभा पा रही है, तो आप लोक जनशक्ति पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? मैं लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ने का कहाँ कहा मैंने ये कहा कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी के अपने माननीय अध्यक्ष जी को इस संबंध में अवगत कराऊंगा कि हमारी पार्टी को पूरा सम्मान एनडीए अलायंस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में हमें सम्मान नहीं दिया रहा। अगर हमें सम्मान दिया जाता तो गठबंधन का पालन किया जाता तो मुझे वे इस सीट से दावेदार बनाते हैं, क्योंकि 47 सीट यहाँ भाजपा हुकूमत की हैं। अगर एक सीट और मैंने भाजपा हुकूमत को निकाल के देता गठबंधन की तरफ से, तो ये 48वीं सीट होती उनके लिए, और ये
एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर होता, क्योंकि 40 साल बाद भाजपा हुकूमत को एक सीट विधायक की, बीजेपी विधायक की, ये मंगलौर क्षेत्र से मिलने वाली थी, जो अब शायद ना मिल पाए। आप मंगलौर विधानसभा की बात कर लेते हैं। 4 बार के जीते हुए सभासद हैं, वाइस चेयरमैन हैं। अगर जो मंगलौर की ही बात करी जाए तो जैसे भारी व्यक्ति बीजेपी उतार रही है, पहले स्वामी इतीश्वरानंद का सुन रहे थे और अब करतार सिंह भड़ाना का सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या मंगलौर सीट बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, माननीय करतार सिंह भड़ाना जी एक बड़े उच्च स्तर के नेता हैं और वो आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव अगर उन्हें लड़ना था तो वो जिस टाइम ये सीट रिक्त हुई थी माननीय हाजी असरफ कदम अंसारी जी के जाने पर, तो उस वक्त यहाँ आकर अपना पार्टी कार्यालय बनाते, पार्टी और जनता के बीच रहने का काम करते लगातार 6 माह, और फिर यहाँ इलेक्शन लड़ते, जिससे उनको ये सीट जीतने में काफ़ी मदद मिलती। लेकिन आइन टाइम पे कि अब आचार संहिता लगने वाली है और भाई अब सुनने में आ रहा है मीडिया वालों के माध्यम से कि माननीय करतार सिंह भड़ाना जी को मंगलौर उपचुनाव सीट से दावेदार भाजपा हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है। तो मेरा तो कहना यही है कि एंड टाइम पर आकर यहाँ उन्हें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है और बीजेपी को ये सीट मुश्किल ही हो जाएगी, मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके हाजी और काजी के सामने टक्कर लेने के लिए पहले यहाँ मंगलौर में काम करना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता की समस्याओं को सुलझाना पड़ता है, जनता के तमाम दुख सुख में उनके साथ रहना पड़ता है, जब जाकर यहाँ की पब्लिक किसी को स्वीकार करती है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मंगलौर विधानसभा जो सीट है वो कांग्रेस और बसपा के ही नाम लिखी है। ऐसी स्थिति में तो जब भाजपा हुकूमत एंड टाइम पे ही किसी को ये टिकट देगी, इससे पहले 6 माह पहले किसी को टिकट नहीं दिया जैसे मैं मांग रहा था, तो ऐसी स्थिति में तो ये कांग्रेस और बीएसपी के ही बीच की टक्कर रह जाएगी। अमूमन ऐसा है कि इसके अंदर बीएसपी के जो माननीय हाजी सरफत करम अंसारी जी के पुत्र हैं मोंटी अबूदुर्रहमान, वही इलेक्शन जीत जाएंगे और उनका इलेक्शन एक तरफा होगा और बीएसपी वहाँ से इलेक्शन जीत के निकलेगी। जैसे आप भी मंगलौर विधानसभा से गद्दावर माने जाते हैं, तो आपका सपोर्ट किसे रहेगा, कांग्रेस को या बीएसपी को? बट टाइम बताएगा, इस द टाइम बताएगा। अभी आप टिकटों का बंटवारा हो जाने दें, टाइम बताएगा। जब हमारा मान सम्मान नहीं है तो फिर हम भाई दूसरों के साथ पीछे लग के क्या करेंगे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किस तरह रहेगा? फिर तो लेकिन कहीं ना कहीं तो अब्दुल्ला का जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, फिर अब्दुल्ला अपनी शादी में जाएगा ना, दूसरे की शादी में क्यों जाएगा? तो अपनी शादी तो हो नहीं रही है क्योंकि गठबंधन का धर्म नहीं निभाया जा रहा। तो वही तो मैं कह रहा, अपनी शादी में जाएगा, ज़रूरी थोड़ी शादी में जाएगा, और हमारे और जो साथी हैं उनकी शादी में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब्दुल्ला ने कोई और बाराती ढूंढ लिया, उसमें दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं? दूल्हे बनने की बात तो ऐसी है कि हम अपने शादियों की बतेरी शादी होंगी उसमें जाएंगे, किसी अपने स्थानीय आदमी को समर्थन करेंगे। हम बीएसपी विधायक को मोंटी को समर्थन करेंगे और उन्हें विधायक बनाने का काम करेंगे। तो इस बदले में चाहेंगे कि चेयरमैन सीट आपकी हुए? देखिए, मैं बता रहा, मैं अगर काजी जी को समर्थन दूं या हाजी जी के लड़कों को समर्थन दूं, उन दोनों में से कोई भी आदमी मुझे कभी भी चेयरमैन पद का प्रत्याशी नहीं बनाने का। उन्हें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उनके अंगूठे के नीचे रहे। तो मुझे अंगूठे के नीचे रहने की कोई आदत नहीं है। मैं एक निष्पक्ष तरीके से जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं लगातार 28 साल से राजनीति में बना हूँ। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के भरोसे पे मैं राजनीति कर रहा हूँ। 28 साल से राजनीति कर रहा हूँ मैं छात्र संघ से मैं सन 94 से राजनीति कर रहा हूँ। छात्र संघ से लेकर अब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी के बलबूते पर राजनीति कर रहा हूँ। एक सवाल निकल के आया है यहाँ पे, एक सवाल निकल के आया। आपने अंगूठे के नीचे की बात करी है, तो यानी कि जो दिलसाद चेयरमैन थे वो इनके अंगूठे के नीचे थे, जिनकी द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार मंगलौर में, अगर जो हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो लगभग 60 करोड़ का भ्रष्टाचार था, और ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ का भ्रष्टाचार था। तो क्या वो इन्हीं के अंगूठे के नीचे के आदमी है? अरे भाई, बंगलौर में भ्रष्टाचार कब नहीं रहा है? बंगलौर में जितने भी चेयरमैन, चाहे वो इस्लाम चौधरी को बनाया हो काजी जी ने, चाहे हाजी जी को बनाया हो, हाजी ने डॉक्टर शमशाद को बनाया हो, उनके भाई को बनाया हो, उनसे पहले बड़े काजी जी ने उनकी मदर को बनाया था। तो भ्रष्टाचार तो हुए हैं, चरम सीमा पर हुए हैं। भ्रष्टाचार को खुलकर समर्थन दिया गया है। क्यों नहीं लग पा रहा उन पर अंकुश? जब साथ देने वाले जो हैं उनके साथ मिले हुए हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे, तो फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश कहाँ लगेगा? अंकुश तो तब लगेगा जब जनता अपनी मनमर्जी से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी हाजी और काजी जी के दबाव के, अपनी मंशा से, अपने दबाव से, अपनी इच्छा से
किसी अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे उस दिन मंगलौर में भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और मंगलौर का विकास होगा। और जब तक इनकी मर्जी से आप चेयरमैन पद के कैंडिडेट चुनेंगे तो भ्रष्टाचार लगातार मंगलौर में होता रहेगा और मंगलौर का विकास ना के बराबर कभी नहीं होने का। शासन प्रशासन ने भी तो भ्रष्टाचार साबित कर दिया था। रिपोर्ट भी गई है जो कि अशोक पांडे जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि भ्रष्टाचार। आप देख लीजिए, भाजपा सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप खुद पता कर लें कि जिनके खिलाफ 2.5 साल पहले भ्रष्टाचार 2 साल पहले भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध हो चुके हैं, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, उन्हें केवल सस्पेंड करने का काम किया है। आज तक ना कोई रिकवरी है, ना कोई उनके खिलाफ 409 IPC के मुकदमे कायम है, कुछ नहीं कायम है। तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है बताइए, कहाँ से कहाँ तक आवाज़ उठाएं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ से कहाँ तक आवाज़ उठाएं? हम थक गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते। हमारी जो है भ्रष्टाचार, हम आवाज़ उठाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के सब दबाने का काम करते हैं उन फाइलों को। अब किस किस के खिलाफ हम आवाज़ उठाते फिरें? तो हमने सोचा कि भाई खुद चुप होकर बैठ जाओ, बाकी भाई जैसा कुछ है प्रकृति पे छोड़ दो, या फिर यहाँ इस देश की, इस राज्य की जनता, इस शहर की जनता के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में अगर किसी भ्रष्टाचार को या न्याय को या पक्षपातपूर्ण रवैये को कोई ख़त्म कर सकता है, वो एक ही ताकत है, वो एक ही सुपर पावर है, वो जनता। और जब तक सुपर पावर हमारी जनता जागृत नहीं होगी, तब तक ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना विकास खत्म होने का, ना शिक्षा खत्म होने की, ना आपको सुविधाएं मिल पाने की, ना आपको रोज़गार मिल पाने के। और जिस दिन जनता जागरूक होगी और डेमोक्रेसी का सही प्रयोग होगा, उस दिन आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रोज़गार भी मिलेंगे, आपको सड़कें भी मिलेंगी, आपको विद्युत भी मिलेंगी, आपको पढ़ाई लिखाई के साधन मिलेंगे, आपको खेल कूद के साधन मिलेंगे, आपको लाइब्रेरी मिलेंगी, आपके स्टेटस को उठाने के लिए हर चीज़ की जाएगी, आपको शिक्षा के साधन मिलेंगे। और जब शिक्षा के और रोज़गार के साधन मिलेंगे, आपका स्टेटस खुद ऊँचा उठेगा। उठने के बाद आप खुद समझ जाएंगे अच्छा और बुरा क्या है। फिर उसी के बाद यहाँ की जनता वोटिंग करेगी। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं उन्हें वोटिंग करें और अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर की विकास के लिए ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो अपने देश के लिए देश पे जान देता हो, अपनी राज्य की जनता पे जान देता हो, अपने शहर की जनता पे जान देता हो, उससे मोहब्बत करता हो, क्योंकि ये देश हमारी मातृभूमि है और उससे हमारा प्यार करना हमारा धर्म है। और धर्म के साथ साथ उनका, उस देश का और इस राज्य का, शहर का विकास करना भी हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ देश की जनता, हमारे शहर की जनता, हमारे राज्य की जनता ऐसे कैंडिडेटों को चुने जो पार्लियामेंट में जाकर और विधानसभा में जाकर और लोकल बॉडी में जाकर देश और जनता का विकास करें और इस देश का विकास करें और इस देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ मोहम्मद शफी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक होगी तो विकास अपने आप ही आएगा। और ख़ास तौर से इन्होंने एक अपील करी कि अच्छे कैंडिडेट को चुन के उसे वोट करें और वोट की चोट पे अपने काम करवाएं, अपना विकास करवाएं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।